जय गुरु जी संगत जी। जाके राखे साइयां मार सके ना कोई। और ये हकीकत में ऐसा घटित होता है जिसके राखनहार पालनहार बख्शनहार दातार गुरु जी महाराज हों, पिताश्री हों, तो उसका सांसारिक शक्तियाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये लाइफ उन्होंने दी हुई है। और इस लाइफ को वो, इस ज़िंदगी को वो किस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, क्या क्या काम करवाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ वो निमित्त बनाना चाहते हैं, ये उन्हीं को पता है। बस हम तो जैसे तांगे का घोड़ा होता है, आँखों में आगे उसके पट्टा होता है, सीधा रास्ता वही देखना है। तो हमारे जीवन में ऐसा ही है, जहाँ पिताश्री ने रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पे चलने के लिए बोला, तो उस पर चलते जाना, बढ़ते जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये वाकया है 2000 का, 5 नहीं 6 और 7 इंटरविनिंग नाइट का, 6 सितंबर एंड 7 सितंबर इंटरविनिंग नाइट का है। मेरा एक मैसिव मेजर एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, वो मोदी नगर में हुआ। इस एक्सीडेंट की क्या वजह थी, थोड़ा मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। फरवरी 2000 में मैं किसी मिशन पे नेपाल बॉर्डर की तरफ था, और फरवरी नहीं जनवरी के लास्ट में बहुत सर्दी थी, और हम लोग जंगलों में थे, रोड पे थे, बहुत रात दिन। वहाँ मुझे जॉन्डिस भी हो गया और टाइफाइड भी हो गया, बुखार चढ़ गया था। जब हम दिल्ली लौट रहे थे बाई रोड तो मेरी हालत बड़ी ख़राब थी, मैं वोमिट कर रहा था। लेकिन ऑफिस का मेरा जॉब इस तरह का है कि छुट्टी नहीं कर सकते, तो मैं ऑफिस जाता रहा। तो मेरे जो कलीग थे उन्होंने बोला आपका फेस पीला होता जा रहा है, और मैं जगह जगह वोमिट कर रहा होता था। तो जो मेरे बॉस थे उन्होंने बोला कि आप ना चेकअप कराओ पहले, और मुझे लगता है कि आपको जॉन्डिस और एंड इस तरह की कोई चीज़ें हो गई हैं। तो मैंने चेकअप कराया, तो मुझे बहुत हाई ग्रेड का जिसको बोलते हैं जॉन्डिस था, पीलिया और टाइफाइड भी, दोनों चीज़ें इकट्ठी। तो मेरा ट्रीटमेंट चलना शुरू हुआ। मैं घर पे ही था। तो जैसे मैं ऑफिस ज्वाइन करने की बात करता था, तो मेरे बोलते थे कोलिग्स, मेरे बॉस, कि आप अभी छुट्टी पे रहो। 3 महीने में रहा, तो मैं 3 महीने ज्वाइन करने की बात करी। उन्होंने कहा नहीं, आपको दोनों चीज़ें हैं, आप एकदम फिट होके, क्योंकि ऑफिस में तो डे नाइट भागा दौड़ी का काम है, आपको आप कैसे कर पाओगे, आप पहले एकदम फिट हो जाओ। तो संगत जी मैं उन दिनों में सोशल लाइफ में भी बहुत एक्टिव होता था। बहुत सारी चीज़ें उसमें मैं कभी विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या पिताश्री ने, यानी गुरु जी ने किन किन कामों में निमित्त बनाया मुझे। और इस सारे उन्हीं की कृपा से बहुत सारे काम पॉसिबल हुए हैं। सारा क्रेडिट उनको जाता है, जो उन्होंने इतनी सीख दी, सोची दी, समझी दी, और कामों को करने की प्रेरणा दी कि कैसे काम होता है। हर जगह वो ढाल बन के सामने खड़े होते रहे हैं। तो मैं सोशल लाइफ में देखिए, अनजाने में, अनचाहे में जो आपके बहुत ही करीबी होते हैं, बहुत ही जो कहते हैं कि आपके बिना तो हमारा संभव नहीं है कुछ भी, उंगली पकड़ के चलने वाले लोग होते थे, जो मेरे सामने ऊपर नहीं बैठते थे सोफे में, नीचे बैठते थे। और अच्छे पढ़े लिखे लोग होते थे कि आप हमारे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हमारे माँ बाप, आप सब कुछ हो। उन लोगों ने मुझे एक नाम भी दिया था, भाई साहब। छोटा बड़ा सब कोई मुझे भाई साहब के नाम से पुकारते थे। तो कब किसके मन में जेलसी पनप जाती है, ये सोचना बहुत मुश्किल है। आप काम करते रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो आपके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी ऐसे चलनी शुरू हो जाती है। 1.5 2 साल 4 साल वो ठीक चलेंगे, उसके बाद मन में वही चीज़ें होती कि मैं क्यों नहीं, या यही बंदा क्यों है, इसी को लोग क्यों पूछ रहे हैं। कोई तो कि अब सामने वाले की समझ है कि वो किससे सलाह मशविरा करते हैं, किससे गाइडेंस लेते हैं, किससे बात करने की वो रखते हैं।
जबकि मैंने सबको आगे बढ़ के काम करने के लिए मोटिवेट किया। मैं स्वयं पीछे रहता था। तो मुझे वो लोग बोलते भी थे कि आप आगे क्यों नहीं आते। तो मैंने बोला कि देखो, नींव का पत्थर हमेशा, नींव जो है, फाउंडेशन, वो ज़मीन के नीचे होती है। और जितनी मजबूत फाउंडेशन होगा, बिल्डिंग उतनी खड़ी होती है। हमने बहुत सारी संस्थाएं बनाई और पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत काम किए। अब कब उन लोगों ने मेरे अगेंस्ट में खड़े हो गए, ये मुझे नहीं पता। लेकिन किसी का कहना है कि जब आपकी क्रिटिसाइज शुरू हो जाती है तो इट मीन्स यू आर डूइंग गुड जॉब और आपके काम की रिकॉग्निशन है। अगर आप गलत काम करोगे तो कोई भी आपके बारे में बात नहीं करेगा। तो जिस समय से आपकी बैक बाइटिंग या आपके बारे में बातें होती हैं, किसी भी लीजिए, एक मैं ही नहीं, आप सब कोई जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आपकी क्रिटिसाइज या बैक बाइटिंग शुरू हो गई, इट मीन्स यू आर डूइंग गुड जॉब और आपके काम की रिकॉग्निशन हो रही है। तो इसी के चलते जब मैं 4-5 महीने घर पे था, तो कुछ लोगों ने जो मेरे अगेंस्ट हो गए, मुझे नहीं पता कि वो अगेंस्ट हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो एक नज़र से और एक ही दृष्टि से सबको देखता था, अभी भी देखता हूँ। जो खराब कर्म, वो अपने कर्म खराब कर रहे हैं, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। मेरा क्या, मैंने तो वो चीज़ें ली नहीं जो उन्होंने मुझे। कोई भी किसी को अगर गाली देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आप उसको लीजिए मत, छोड़ दो। वो आपके कपड़े धुल रहे हैं, उन्हीं को बैक बाउंस करेंगे, वो बाउंस बैक करेंगे। मैं तीसरी दुनिया यानी जादू टोना या ये जो ऊपर का क्या धरा, इस पे बिलीफ नहीं करता था कभी। तो कुछ लोगों ने ये मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, इसका खुलासा मैं बाद में करूंगा। और इन द मेन टाइम गंगा प्रोजेक्ट में मेरे कलीग कुछ काम कर रहे थे, मैं तो सीन के पीछे था। बट उन लोगों ने इनवाइट किया मुझे, हमारी टीम को, क्योंकि मैं छुट्टी पे था और मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं करता था। लोगों ने ऐसा कर दिया मेरा, और मैं ऑफिस के गेट तक जाता था, अपने रूम के बाहर तक जाता था, बिल्डिंग तक जाता था या लिफ्ट तक जाता था, और कोई शक्ति, पता नहीं कौन, मुझे वापस खींचता था। और जब मैं उस प्रीमाइस से बाहर आ जाता था तो मुझे बड़ी शांति मिलती थी। तो मैं सोचता था कि कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, ये जाऊंगा, और मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स जनरेट होने लगे कि मैं वॉलंटरी ले लेता हूँ, नौकरी छोड़ देता हूँ। ये है, मेरे कलीग्स ने बहुत समझाया मुझे कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई है, बच्चों की शादी होनी है, बहुत सारा है। लेकिन मेरे मन में एक भूत सवार हो गया कि मुझे जॉब छोड़ना है। इसका भी खुलासा मैं आगे करूँगा। इन द मेन टाइम हम लोग 6-7 लोग, 10 लोग के करीब, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है श्रीनगर में, उत्तराखंड में। तो वहाँ पे कोई एनजीओ काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया वहाँ पे। और एक पत्रकार सम्मेलन भी वहाँ पे रखा हुआ था, और डीएम ने भी मिलना था किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। और मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। ऑफिस जाने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। तो हमारे साथी, जब हम बैठे गाड़ी में शाम को, मतलब रात को 9-10 बजे के करीब हम विदा हुए, तो हमारी बेटी ने, और जैसे रिचुअल्स होते हैं हमेशा, वो गाड़ी को भी तिलक करती थी, हमें भी तिलक करती थी। किसी मिशन में जा रहे होते हैं तो दिया करके वो सभी का, हम पिताश्री के नाम का जोत जला के और चल पड़ते थे। लेकिन चलने से पहले मुझे अजीब फीलिंग हो रही थी कि बेटा तू गया तो लौट के आना मुश्किल है आज। बाद में पता लगा कि सभी की फीलिंग ऐसी थी। मैं किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करता था। जैसे हम गाड़ी से निकले तो एक बिल्ली रास्ता काट गई, मैं कहा नहीं चलो, मेरे साथी, मैं चल यार, परमात्मा का नाम बड़ा है, परमात्मा का नाम लो और चलो। तो जब हम निजामुद्दीन क्रॉस कर रहे थे तो गाड़ी में हमारा बड़ा लड़खड़ा रही थी गाड़ी। और ये जो जब हम निजामुद्दीन पुल क्रॉस करके, जो मंदिर है अभी नया बना हुआ है, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था बहुत बड़ा। वो फ्लाईओवर के कारण वो पेट्रोल पंप हटा दिया गया है।
हमने वहाँ पे डीजल वगैरह भरी, गाड़ी बिल्कुल नया नकोर। हमारा साथी जो ड्राइव कर रहा था वो एक्सपर्ट, महिंद्रा की गाड़ियों की रेस में भी जाता था वो, टेस्ट ड्राइव जिसको टेस्ट ड्राइवर या टेस्ट पायलट बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में। और वो हिमालयन एक्सपेडिशन में भी जाता था, मोटर रैलीज में। तो ही वॉज परफेक्ट। और उसको डीजल की गाड़ियों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हमारी गाड़ी वहाँ पे बंद हो गई, और चलने से पहले उसी ने उस गाड़ी को मेंटेनेंस करके उसको चेक करके गाड़ी ओके है, और तब हम लोग चले। तो वो लड़का, दिलीप नाम है उसका, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बीच में एक पतला सा लड़का भी बैठ गया, और ड्राइवर सीट पे मैं बैठा हुआ था। बीच वाली सीट में 4 लोग थे और 3 पीछे थे। हमारा कैमरा कुमरा जैसे क्रू होता है सारा लोडेड था गाड़ी में। और भजन कीर्तन जैसे होते हैं वो गाड़ी में चल रहे थे। तो जैसे हम मोदी नगर पहुंचे तो मोदी नगर में हरिद्वार से बहुत बिजी रोड है, ये हरिद्वार जाने वाला रोड। तो पूरी रोड खाली। तो मैं बड़ा ताज्जुब कि आज ये रोड को, ट्रैफिक को हो क्या गया है। उधर से हरिद्वार से दिल्ली आने वाला और दिल्ली से हरिद्वार जाने वाला केवल हमारी गाड़ी थी, बस। कोई साइकिल भी नहीं थी, मच्छर भी नहीं था वहाँ पे। ऑल ऑफ सडन इन बिटवीन जब हम मोदी नगर के बीच में से ट्रैवल कर रहे थे, तो 300-400 मीटर की दूरी पे मैंने एक स्कूटर राइट साइड से, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे, और वो किनारे पे आके खड़े हो गए। तो मैं उसको बोल रहा हूँ, यार ये अगर इसने इसी रोड पे दिल्ली की तरफ, हरिद्वार की तरफ जाना है, तो ये जा क्यों नहीं रहा, ट्रैफिक तो है नहीं, वाई इज वेटिंग। मेरी समझ में नहीं आया। तो जैसे हमारी गाड़ी नज़दीक पहुंची, वो 2 व्हीलर हमारी गाड़ी के आगे चलने लगा, और वो लहराता सा, जिग जैग करता हुआ ऐसे ऐसे, और वैसे ही हमारी गाड़ी भी झूमती झामती उसके पीछे चलने लगी। ऑल ऑफ सडन उसमें से जैसे वो हमारी गाड़ी के आगे आया, तो उसमें से एक ही बंदा रह गया, जो पीछे वाला था वो दिखाई नहीं दिया। और मैं सोच रहा हूँ ये कहाँ गया। तो हमारी गाड़ी, तो मैं बोल रहा हूँ उसको, ड्राइवर को, दिलीप ब्रेक कर यार, क्या हो रहा है गाड़ी को। कहता भाई साहब कुछ पता नहीं चल रहा, गाड़ी तो ओके है, ब्रेक लग नहीं रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उसके बाद वो 2 व्हीलर वाला, स्कूटर वाला गायब हो गया, और हमारी गाड़ी दिल्ली की ओर मुड़ के, जैसे माचिस की डिब्बी 3 पलटी खाती है, छत नीचे, फिर ऐसे ऐसे 3 पलटी खा के, और ड्राइवर साइड बाद में नीचे जो रोड पे उसका हिस्सा आया, ड्राइवर का दरवाजा, और घिसटती हुई आगे निकल गई। इतनी गाड़ी की रगड़ाई हुई कि आसपास के, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, मोदी नगर में लोग छतों पे सो रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई नीचे नहीं आया। मेरे ख्याल में 2:30-3 बजे की बात थी, और सबने ये सोचा कि ये इसके अंदर जो बैठे हुए थे वो सारे गए। तो सारे हक्के बक्के सामान इधर उधर वहीं पे गिर गया। तो मैंने बोला, जो लोग नीचे उतरे, मैं कहा ढूंढो यार, काउंट करो, बंदे कम तो नहीं है। तो उन्होंने काउंट किया, 2 लोग बेहोश थे। और मैंने कहा ड्राइवर, कहता ड्राइवर नहीं मिल रहा, दलीप नहीं मिल रहा। उसके छोटे छोटे बच्चे, मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। मैंने कहा अगर इसको कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे। हालांकि आप सब अपनी दिल से आए हुए थे, विश से आए हुए थे, मैंने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करी थी, बट फिर भी रिस्पॉन्सिबल फील करते हुए मुझे दुख लग रहा था। कि मैंने कहा ढूंढो यार उसको, कहाँ है। तो बीच वाली सीट के नीचे था, ये बाद में पता लगता हमें। और जब ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैंने कहा यार मुझे भी नीचे उतारो। तो मैं पैसेंजर सीट पे और खिड़की से हाथ डाल के बात कर रहा हूँ। संगत जी आप बिलीव कीजिए, गाड़ी ड्राइवर साइड का दरवाज़ा नीचे सड़क पे हो, तो कायदे से मुझे भी ड्राइवर जो स्टेयरिंग है उसके ऊपर होना चाहिए। मेरा वजन इतना, शरीर है 6 फुट 2 इंच का, और वजन भी है। तो मैं वहाँ कैसे चिपका रह गया, जैसे फेविकोल पे चिपका रहता है। ये तब मुझे ख्याल नहीं आया, लेकिन ये बाद में ख्याल आया। तो मैंने अपने साथियों से बोला मुझे नीचे उतारो यार। तो उन्होंने जो नीचे टायर था उस पर चढ़ के दरवाज़ा खोला और मेरा हाथ पकड़ के नीचे उतारा। तो मैं जैसे नीचे उतरा, तो मेरा लेफ्ट हैंड का अंगूठे के साथ वाली फिंगर, मैंने कहा यार मेरी फिंगर कहाँ गई, क्योंकि शीशे पे अब मेरा हाथ रखा होगा, जो भी हुआ हो। मैंने कहा मेरी फिंगर ढूंढो, मेरी उंगली यार वो कहाँ गायब हो गई।
तो इतने में किसी ने कहा कि भाई साहब ये क्या लटका हुआ है। वो स्किन पे मेरी फिंगर झूल रही थी नीचे, अंगूठे के साथ वाली। तो मैंने उसको नीचे से हाथ से ऐसे यूं थाम के, और मैंने कहा मेरी पिछली पॉकेट से रुमाल निकाल और इसको कस के बांध दे। और ये था कि हॉस्पिटल पहुंचे तो शायद ये फिंगर जो है जुड़ जाएगी, ये मन में ख्याल था। तो वहाँ ढूंढा हमने, मैंने कहा यार जो होश में है वो सारे सामान इकट्ठा कर लो, इनको होश में लाने की कोशिश करो, जरा हॉस्पिटल ढूंढो। बट वहीं पे थोड़ी सी दूर पे ईएसआई का एक हॉस्पिटल था। तो किसी कारण कैसे जैसे तैसे हम वहाँ पहुँचे, रिक्शे में बैठ के, बाकी लोग वहीं पे गाड़ी के इर्द गिर्द थे। तो जो घायल थे, दो तीन चार लोग ज़्यादा घायल थे, मैं सबसे ज़्यादा घायल था। तो जैसे हम ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचे तो आप समझते हैं कि ईएसआई में तो कौन होता है वहाँ पे। मैं गेट पे बैठे हुए बेहोश हो गया और ब्लीडिंग हो रही थी ज़बरदस्त। तो अंदर से मेरे साथी कहते भाई साहब यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो फिर हमने रिक्शा वाले को लात मार मार के रिक्शे पे जगाया उनको कि उठो यार, हॉस्पिटल तो बताओ यहाँ पे कोई है। तो किसी ने बताया कि हाँ आगे एक नर्सिंग होम है, आप वहाँ जाओ। तो वहाँ गए, फिर मैंने अपने डॉक्टर को बोला ये सारा ट्रीटमेंट करो। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि सर सबसे ज़्यादा घायल तो आप हैं। मैंने कहा नहीं, एज ए टीम लीडर पहले आप इनको ट्रीट कीजिए। फिर मैंने एक बंदे को बुलाया, मैंने कहा जी आप मेरे घर पे फ़ोन मत करना। एक डॉक्टर पीसी गोयल थे, मैंने कहा आप डॉक्टर को फ़ोन कीजिए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया। और एक मेरे मित्र थे बदरपुर में, मैंने कहा उनको भी फ़ोन कर दो। तो विद इन नो टाइम वो लोग 2 घंटे मेरे ख्याल में मुश्किल से पैसे की अटैची भर के और 2 गाड़ियां भर के वो मोदी नगर हॉस्पिटल पहुंच गए, जिसमें हम थे। एड्रेस उन लोगों ने बता दिया था। जब सबका ट्रीटमेंट हुआ तो उसके बाद मेरे सिर में 13 या 14 टांके लगे थे, और मेरा शोल्डर लेफ्ट साइड का वो भी छिला हुआ था, घुटना मेरा छिला हुआ था। मेरी जो अंगूठे के साइड वाली उंगली पूरी कटी हुई थी, वो स्किन पे लटकी हुई थी। उसके बीच वाली उंगली आधा, और बाकी सारी उंगलियां आधा आधा कटी हुई थी। तो उसने बैंडेज करके जो भी उसने ट्रीटमेंट करना होगा, और मेरा घुटना भी सिल सुल के, और फिर मैं बेहोश हो गया। मुझे होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। सुबह आंख खुली 7-8 बजे, जब मैं होश में आया हूँगा तो सारे लोग आए हुए थे दिल्ली से, डॉक्टर भी और जितने भी। तो उन्होंने हमें गाड़ी में रखा। तो मैंने कहा यार, गाड़ी हायर की थी हमारी सुमो, टाटा सुमो। तो मैंने कहा यार उसकी गाड़ी भी लेके आना। तो मुझे लेके और ये लोग घर आ गए कि दूसरे दिन हॉस्पिटल जाएंगे, अभी आप घर चलो। तो मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मेरी वाइफ बेहोश हो गई मुझे देख के। हमारे घर पे तांता लग गया, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ के जरिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी रश रहता था, लोग आते जाते रहते थे। और विद इन नो टाइम वाइल्ड फायर की तरह ये खबर फैल गई कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। अब एक्सीडेंट हो गया तो बैठा था मैंने कहा यार पता नहीं क्या चीज़ हो गई, क्या हो गया, कहाँ हो गया। अब बात खुलनी होती है। मेरा जिन लोगों ने कराया वो बाद में मैंने ताने बाने बुने। तो हमारा एक ड्राइवर था सरदार जी, बहुत साल चला हुआ हमारे साथ। तो उसके यहाँ कोई बाबा जी आया करते थे, सिख जेंटलमैन, किसान थे वो, किसान हैं, अलवर में थे नहीं हैं, राजस्थान अलवर में रहते हैं। तो उसको पता था कि भाई साहब फ्री नहीं होते, 11-12 बजे तक इनके यहाँ लोग बैठे होते हैं। तो वो मेरे ख्याल में 11:30-12 बजे के करीब उस दिन हमारे घर आया उनको लेके। मुझे नहीं पता कि ये बाबा जी हैं। तो जैसे आते हैं तो कोई था नहीं, कहते ये कब हुआ एक्सीडेंट, जो भी था। उन्होंने मेरी हालत देखी, मैं कुछ नहीं यार, ऐसे ही हो गया, ऐसे ऐसे हुआ। तो बड़ा शॉक्ड, क्योंकि वो सारी मेरी चीज़ें जानता था कि ये किस तरह किस नेचर के लोग हैं। तो जब वो चलने लगे ऐसी गपशप, तो जाते जाते वो दरवाजे कहते भाई साहब आपने कुछ पूछना है इनसे। मैंने कहा ये कौन है? कहते बाबा जी हैं। मैंने कहा बाबा जी? मैंने कहा यार मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं करता। हाँ, इससे पहले जब मैं घर पहुंचा था और उसके बाद वो जो एक्सीडेंटल गाड़ी थी, तो लोग लेके आए जो दिल्ली से टीम गई हुई थी, वो लेके उस गाड़ी को, कहता भाई साहब उसके पाइप चेंज करे, फिल्टर वो चेंज करे, और गाड़ी तो फर्स्ट क्लास, उसमें ब्रेक भी है और चल के आई, हम चला के लाए हैं उस गाड़ी को, शीशे टूट गए बेशक।
उसमें डीजल भरा और वो बिल्कुल ओके है, मैकेनिकली फिट है गाड़ी। हाँ, आपकी सीट के नीचे एक थैली दिखाई उन्होंने, वो लेके आया था। प्लास्टिक की जो पन्नी होती है वो बहुत सारी चीज़ें थी जो ये तीसरी दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं, हड्डी राग नाखून दुनिया भर की चीज़ें उसमें। तो मुझसे उसने बोला, भाई साहब आपकी सीट के नीचे ये था। मैंने कहा ये क्या है भाई? कहता जी इसमें ये चीज़ें, आप समझ रहे हैं बात को? मैंने कहा यार मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, छोड़। मैंने कहा कहीं से उड़ के आ गया होगा। कहता हाँ, ये सारी चीज़ें उड़ के आई, बाल वाल उसमें, हड्डी उड्डी बहुत सारी चीज़ें थी। मैं तो जानता भी नहीं इन चीज़ों को, पहली बार मैंने वो फेस किया हो। तो कहता हाँ भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सारी चीज़ें उड़ के आई, इस थैली में बंद हो गई और इसमें गांठ लगा के और आपकी सीट के नीचे उड़ के बैठ गई। मैंने कहता इसका क्या कर, मैंने कहा इसको फेंक दे यार, मुझे इससे कोई चीज़ें नहीं है, मुझे कोई इससे लेन देन नहीं है, मैं नहीं जानता ये क्या है ना, मुझे इसमें विश्वास है। अब रात को जब वो बाबा जी आए तो जो हमारा चन्ना नाम था बेचारा स्वर्गवास हो गया, बहुत भला लड़का था वो, बहुत साल चला हमारे साथ वो, बहुत विश्वसनीय, लॉयल जिसको बोलते हैं, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। हर उसमें उसने हमारा साथ दिया, हमारी फैमिली का। तो कहते ये बाबा जी हैं तो आपने पूछना है? मैंने कहा मुझे नहीं पूछना है। लेकिन इन द मेन टाइम जब वो मेन गेट बाहर गए तो मैंने वहीं आवाज़ मारी, मैंने कहा चन्ना यार बाबा जी को इधर ला। मैंने कहा बाबा जी ये मशीन की खराबी थी या मेरी किस्मत में था, ये क्या था ये जो मुझे एक्सीडेंट हुआ? तो सरदार जी किसान अलवर से, सीधे साधे जैसे देहाती होते हैं गांव के, भोले भाले, रिलीजियस तरह के, वो कहते हैं तू तो मानता नहीं इन चीज़ों को, क्या करूं बता के। फिर उन्होंने बताया कि गुरु नानक देव जी के साथ बाबा बड़भाग सिंह जी चला करते थे और वो जादू टोना काट करने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। हिमाचल में उनका भी गुरुद्वारा है जहाँ लोग जाते हैं जिनके ऊपर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उस गुरुद्वारे में माथा टेकने जाते हैं। तो कहते बाबा बड़भाग सिंह जी की गद्दी चलाते हैं और ये पंजाब में, हरियाणा में, हरियाणा के कुछ पार्ट और राजस्थान में उनकी गद्दी चलती है और उन्हीं की मेहर से उनकी गद्दी, उनकी कृपा है और मैं उन चीज़ों को बता पाने में समर्थ हूँ। तो मैंने कहा बताओ फिर क्या हुआ ये? तो उन्होंने घर से निकलने से लेकर और लौटने तक की सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा जब तू घर से निकले तुम लोग तो किसी, सभी का मन उदास था, जो जो चीज़ें हमारे साथ हो रही थी उन्होंने बताया ठीक है। वो बिल्ली वाला रास्ता जी, हाँ जी वो भी ठीक है। जो यमुना निजामुद्दीन पुल पे जो गाड़ी में हो रहा था गुत्थम गुत्था, वो कहता हाँ वो चल रहा था। फिर जहाँ हमारी गाड़ी रुक गई थी अक्षरधाम मंदिर के जो आगे जो फ्लाईओवर है उसके पास ही जो पेट्रोल पंप था, वहाँ हमने डीजल भराया था। तो कहते वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया था, तुम्हारी गाड़ी रोक दी गई थी शक्तियों ने कि इसको आगे नहीं जाने देना। और मोदी नगर में क्यों हुआ ऐसे कि ट्रैफिक नहीं था? तो उन्होंने, मैं आपसे सिलसिलेवार उसका जिक्र करता हूँ। कहते वो जानबूझ के बिल्ली रास्ता कटवाया गया था, पर तू मानता नहीं है, तू रुका नहीं। निजामुद्दीन पुल पे जो हो रहा था तो कहते उन शक्तियों में और बुरी शक्तियों में युद्ध चल रहा था। तो जब गाड़ी हमारी रुक गई तो उन्हीं शक्तियों ने, जो गुड शक्तियां थी जिसमें बुरी शक्तियों को पछाड़ने में लगे हुए थे, तो उन्होंने वहाँ गाड़ी रोक दी। लेकिन 15-20 मिनट के बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि तेरे को, तू जिद्दी बहुत है, तूने रुकना नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई तू 6 और 7 सितंबर की इंटरवेनिंग नाइट की रिपोर्ट ले हरिद्वार साइड से और दिल्ली साइड से कि क्यों ट्रैफिक रोक दिया गया था। कहता तू अभी जानकारी ले ले कि उस साइड से भी ट्रैफिक जाम कर दिया गया था और इधर से भी जाम कर दिया गया था, क्योंकि तुझे वहां पे लुढ़काना था ताकि तू रुक जाए। कहते एक इतना खतरनाक खेल रचा गया था तेरे साथियों ने, जो तेरे बहुत विश्वसनीय साथी थे किसी जमाने में, जो तेरे को बहुत सारी उन्होंने बातें उनकी बताई। और ये ऋषिकेश के बाद ये एक्सीडेंट होना था कि गाड़ी गंगा में गिरती और
ना तेरा पता चलता और ना उन लोगों का भेद कभी खुलता जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी करी थी। लेकिन अब आती है बात कि कौन कौन थे। कहते तेरे साथ एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो तेरे कर्मों को काटने, मेरे भी कई जन्मों के कर्म रहे होंगे कि जो हमने ये भुगतान करना होता है कि उसको शुद्धिकरण के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए। और गुरुजी वाकई ऐसी कद्दूकस करवा देते हैं, ऐसी घिसाई करवा देते हैं कि ताकि इसके सारे कर्म किसी के भी, आप समझिए किसी के भी दुख तकलीफ अगर जिंदगी में आ रहे हैं तो उसको ठीक करने का प्रोसेस हो रहा है। कहते वहाँ पे तेरे कुल देवी हमारी माता रानी और जो हमारे कुल देवता हैं जिनको मानते हैं और पिताश्री तो थे ही, ये सब वहाँ पहुँचे तुझे बचाने पे लग रहे थे। तो जो स्कूटर आया कहते उसमें वो थे तेरे, जो शक्ति तेरे साथ रहती है। और वो जब बाद में तो खाली स्कूटर तेरे गाड़ी के आगे दौड़ता रहा, वो मैंने कहा वो जो पीछे बैठे तो कहाँ, कहते उन्होंने तुझके ना ऐसे हाथ से ओट लगाई हुई थी। कहते एक बात बता, तू इतना भारी आदमी है, तू गिरता तो स्टेयरिंग के ऊपर गिरता। कहता अपने साथियों को बुला कि उन्होंने तुझे कहाँ से उतारा है। मैंने वाकई दूसरे दिन सुबह सभी को बुलाया जितने मेरे साथ थे। मैं कहा तुमने मुझे कहाँ से उतारा है। कहते ऐसे ऐसे। तो जो बीच में लड़का बैठा, मैंने कहा तेरे ऊपर गिरा हुआ था मैं। कहते नहीं, मैं तो स्टेयरिंग के नीचे था। और कहते उसी शक्ति ने उस ड्राइवर को, जिसके बच्चे छोटे थे, दलीप नाम के लड़के को बीच वाली सीट के नीचे डाल दिया था सुरक्षित। आप एक बात बताओ, वो ड्राइवर कैसे बीच वाली सीट में जा सकता है, या मैं कैसे चिपक सकता हूं उसमें। ग्रेविटी का भी तो कोई लॉ है कि मैं ऊपर बैठा हूं और वहीं सीट पे अटका हूं और हाथ बाहर निकाल के बात कर रहा हूं। गाड़ी हवा में है, ड्राइवर साइड नीचे है और पैसेंजर साइड ऊपर है आसमान की ओर। तो मैं कैसे टिक सकता हूं उसमें। तो जब उन लोगों ने, और मैंने खुद भी देखा कि हाँ यार मैं तो ऊपर से ही बात कर रहा था। अगर मैं बाहर रोड पे बात करता तो मैं तो स्टेयरिंग के ऊपर होता, मैं तो बात ही नहीं कर सकता था। मतलब बाहर के लोगों को मैं देख ही नहीं सकता था। तो उन सब ने खुलासा किया कि आपको हमने ऊपर से ही निकाला ऐसे। और उसके बाद हमें जब हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो मेरी उंगलियां, क्योंकि उन्होंने, छोटा नर्सिंग होम था, सारी उंगलियों को इकट्ठा ही बांध दिया। तो जब मैं दिल्ली विमेंस में गया तो उन्होंने बोला कि आपका हाथ ना इसमें पस पड़ गया, क्योंकि उंगलियों की नसें बहुत बारीक होती हैं और किसने ऐसे किया। अब आपका हाथ या तो रिस्ट से काटना पड़ेगा या कोहनी से काटना पड़ेगा। बचाव की कोई उम्मीद नहीं है, फिंगर भी काटने से काम नहीं चलेगी, ये कुछ काम गड़बड़ हो गया है। तो उन्होंने मुझे बातों बातों में लगा के, मेरा मुट्ठी बिल्कुल बंद हो गई थी, खुलती नहीं थी। तो कहते आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और मैं आपको अभी एक दो दिन वेट करके देखते हैं तो आपका रिस्ट और या एल्बो कोहनी तक, ये चीज़ें यहाँ तक हाथ कटेगा। तो मैं तो एकदम ऐसे हो गया कि यार मैं टुंडा जैसे बोलते हैं कि मेरी हथेली कट जाएगी तो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा अब इसको, फिंगर को सीधी करने की कोशिश करो। और डॉक्टर ने वहाँ पे अपने रूम में जब मुझे सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, मेरे फिंगर को बातों में लगा के मेरा हाथ दबाया फच से, और मैं तो उसका सारा तहस नहस हो गया। इतना उसमें पेनफुल एक्ट था वो कि मैं सारी उसकी चीज़ें बिखर गई डॉक्टर की, और मैं तो सनसनी दौड़ गई। हाँ, लेकिन जब मैं घर आया तो मैं घर में पड़ा रहता था। मैं 13.5 महीने बिस्तर पे रहा। उसके बाद मैंने कहा ये बेटा, तेरा हाथ कटने से तो हिम्मत नहीं हारना। तो मैंने वो जो फिटकरी का और बहुत सारी चीज़ें बॉल रख के, और उसका कार्ड प्लाईवुड का जो छोटा सा टुकड़ा होता था उसमें सीधा कर करके जो हम जोत जलाते थे, पिताश्री की जो अगरबत्ती जलाते थे उसकी राख अंदर रख रख के मैंने कहा आप कहाँ हो, मैं इस हालत में हूँ। लेकिन अब एक हफ्ते की मेहनत के बाद मेरी उंगलियां सीधी हो गई। और जब डॉक्टर के पास गया तो मेरे जो
सब कुछ हैं, जिन्होंने लाइफ दी है, जो ये सब काम कराते हैं, जो हर काम में निमित्त बनाते करते वो हैं, लेकिन वो नाम मेरा लगा देते हैं। उन्होंने मेरा वो हाथ बचा दिया। डॉक्टर ने कहा अब इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, और वो बहुत चिंतित, बहुत क्लोज, मतलब 100% जानने वाले मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके बहुत ही क्लोज थे वो डॉक्टर। मतलब एक ऐसे फैमिली मेम्बर की तरह उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। तो बाद में उन्होंने बहुत लंबी सांस, कहता रतन साहब मैं तो बिल्कुल डर गया था, आपका हाथ सच में कट जाता, लेकिन ये जरूर ऊपर वाले की कृपा है। कहता आप किसको मानते हैं? मैंने कहा आप छोड़ो इन बातों को, जो बचाने वाले हैं वो तो किसी भी हालत में बचा देंगे। लेकिन मुझे इतना उसमें झेलना पड़ा। उन्होंने ऐसी रगड़ाई करवाई मेरी, मेरे सारे गुनाह बख्शवा दिए उसमें। करे होंगे मैंने कितने लाखों हजारों जन्म हो गए होंगे, अब इस जन्म का तो पता नहीं। जब से होश संभाला है तो चींटी पे भी पैर रखने नहीं देते किसी को। किसी के बारे में ना तो बुरा सोचा, ना किसी के बारे में बुरा किया। जैसे हैं सभी, जो हमारी नज़र है, जो हम अपनी फैमिली को समझते हैं, वही सारी फैमिली को हम लोग समझते हैं। तो इस बीच में उन लोगों का भी जिन्होंने करा था, सभी का भेद खुल गया कि किस किस ने ये किया था। तो कई लोगों ने बोला इनको दंड दे दो, ये कर दो। मैंने कहा नहीं, अगर मैं मर जाता, मेरी डेथ हो जाती इसमें, तो मेरी फैमिली को क्या होता। तो जैसे मेरी फैमिली तड़पती, अब इनकी फैमिली तड़पती। हाँ, इनको ये किसी के साथ ऐसा ना करें, ऐसा गुनाह ना करें, नेकी पे चले, अच्छे रास्तों पे चले, बस इनको ये सद्बुद्धि दे दो। तो फिर जो भी जानकार लोग थे उन्होंने बोला इसीलिए तू भुगतता है। मैंने कहा मुझे इस भुगतने में बड़ा आनंद है। कम से कम मैं प्यूरिफाई तो हो रहा हूँ उस प्रोसेस में, उस भट्टी में तप तो रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए, किसी की बुराई नहीं चाहिए। जो जिसने किया वैसे चलने दो। और इसमें 5-6 महीने तक मुझे घर बैठे सैलरी मिलती रही। उसके बाद मेरे ऑफिस से चिट्ठियाँ आती रहीं, फ़ोन आते रहे, और फाइनली मेरा टर्मिनेशन बन के तैयार होके कि आपको टर्मिनेट किया जाता है, आप ऑफिस में एक बार आओ, कि आपका इतना सेंसिटिव जॉब है, सेंसिटिव ऑफिस है, आप इस तरह घर बैठे हुए हैं। मतलब कुछ लोगों को आप आंखों में सुहाते नहीं हैं। कोई जो हम लोग काम करते हैं ना, अगर नेक नियति का काम कर रहे हैं, अच्छी लाइन पे चल रहे हैं, तो कुछ लोगों की हम आंख की किरकिरी बन जाते हैं। ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन उनका जो सोचने का, देखने का नज़रिया, तो कोई तो वजह होगी कि ऐसा क्यों है, सब मिलके क्यों नहीं चलते, ऐसा क्यों है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना सोचा, सभी को अच्छी रास्ते पे चलने की सोच समझ दी है। हाँ, लेकिन लोगों ने बहुत बुरा सोचा, बहुत गिराने की सोची। लेकिन मैंने पहले बोला, जाके रखो साइयाँ, मार सके ना कोई। पिताश्री इतनी अपनी ओट प्रदान करते हैं कि वो बाल भी बांका नहीं होने देते। हाँ, कष्ट जरूर होते हैं ठीक करने के लिए। तो मैं डरता था ऑफिस में कि यार, मतलब ऑफिस जाने का मन नहीं होता था। फाइनली मैं ऑफिस गया तो एक एडीजी थे जिनके साथ मैंने इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था, उनके साथ मैंने काम किया था, तो मुझे जानते थे। देखिए वो रास्ता कैसे बनाते हैं गुरुजी। हेडक्वार्टर में एडमिन उनके पास था, और ऑल इंडिया का, ऑल वर्ल्ड का एडमिन चार्ज वो देखते थे। और मैंने उनके साथ काम किया था जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था 79 में। और हमारी ट्यूनिंग, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। उनको पता था ये किस कैलिबर का लड़का है। उस टाइम तो मैं लड़का था 79 में, और 2000 में जाते जाते तो आदमी हो गया। जो भी था, एनीवे मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है। और उनके पास जब मेरा टर्मिनेशन का फाइल गया होगा तो उन्होंने प्लीज़ कॉल दैट ऑफिसर, और उनसे बात पूछी जाए, इस तरह का उन्होंने उस फाइल में नोट कर दिया था। मेरा पुलंदा बांध के भेज दिया गया था। तो जब मैं गया तो मैंने कहा देखो जी, ऑफिशियल लाइन में ना तो मैं मानता हूँ एज पर्सनल लेवल पे थर्ड वर्ल्ड को, तीसरी दुनिया को, जो इस तरह की दुनिया होती है, ना मैं बिलीव करता था। लेकिन अब मुझे
शक होता है कि जरूर ऐसा होता होगा जो मैंने फेस किया है। और सारी जो बाद में पिताश्री ने भी ये सारी चीज़ें बताई मुझे। और वो जो बाबा बड़भाग सिंह जी की गद्दी चलाते थे अलवर में, अभी भी चलाते होंगे, उनका सारा चीज़ें बतानी। और फिर जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे उनकी सारी बातों को, क्योंकि जासूसी दिमाग तो चलता रहता है, उनकी एक एक बात को जब मैंने एनालाइज किया तो सारी बातें सच्ची निकलनी शुरू हो गई, प्रूफ निकलने शुरू हो गए कि हाँ उन्होंने ऐसे बोला। जैसे मेरे कलीग ने जो दवाई मंगाने के लिए, मेडिसिन मंगाने के लिए किसी को फ़ोन किया, उसका मेडिसिन का काम था उस टाइम, तो उसने कहा यार वो दवाई लेते आना। तो वो बंदा कहता है कि अच्छा हो गया वो एक्सीडेंट, वो भी उसमें इन्वॉल्व था कॉन्स्पिरेसी में। तो उसके ये बोल थे। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि यार वो बंदा ऐसा क्यों बोला। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें खुली तब ताने बाने बुने। और एक और बंदा जिसका एक्सीडेंट हो गया था हमारे साथ था, उसको कोई बंदा रोक रहा था जो मेन कल्प्रिट था, कॉन्स्पिरेटर था जो मेन, उसके उस लड़के से अच्छे संबंध थे उस फैमिली में। और उसने बात बताया कि भाई साहब वो व्यक्ति मुझे बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे कि मत जा इस गाड़ी में, इन लोगों के साथ मत जा, रुक जा, मत जा, तेरे को मैं बता रहा हूँ कि मत जा, पछताएगा तू। वो भी जिद के कारण आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई कि जो ताने बाने बुने गए कि वो लोग इसमें थे। खैर एनीवे, जब मैं ऑफिस से उनसे बात करी तो उन्होंने कहा आप इमीडिएट ज्वाइन कीजिए, छोड़ो इन बातों को, जो भी हो गया। हाँ मानते हम ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं 13.5 महीने के बाद ऑफिस गया अपने, और मैं कहीं इंडो पाक बॉर्डर पे था पोस्टेड, देखता था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। और इन द मीन टाइम, इन बिटवीन, इन 13.5 महीनों में लोगों ने मेरे ऑफिशियल सर्कल में बहुत सारी बातें करी। और ऑफ कोर्स वो नेगेटिव ही बातें होती होंगी कि मैं छुट्टी पे था, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि मेरे साथ क्या हुआ। जबकि 5 महीने तक तो मैं ऑफिशियली घर पे था। उन्हीं के कहने से था कि पहले आप परफेक्ट ठीक होके आओ, एकदम फिट होके, तब जाके आगे कार्रवाई होगी, तब जाके आप काम करेंगे। लेकिन जब मैं गया तो सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गई। सभी का मेरे साथ सिंपैथी हो गई कि यार आपने इतना फेस किया। और मेरी ब्रेक इन सर्विस को जो तोड़ने की बात हो रही थी, टर्मिनेशन की बात हो रही थी, टर्मिनेट होता तो मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ नहीं मिलता। लेकिन विद इन नो टाइम मेरी सारी छुट्टियां मंजूर हो गई, एक्सेप्ट हो गई। मेरे पास तो छुट्टियां मेरी ख़त्म थी, लेकिन जो फ्यूचर लीव्स होती हैं उसमें एडजस्टमेंट कर लिया गया। जो मेडिकल लीव मिलती हैं, बहुत सारी लीव मिलती हैं, उनमें से जो फ्यूचर लीव थी, जो अभी मेरे अकाउंट में, मेरे क्रेडिट में नहीं है, ये किसकी कृपा है, किसकी ग्रेस है, किसकी वजह से ऐसे हो सकता है कि जिस व्यक्ति की मौत के द्वार से वापस आ जाए, जिसको मारने के लिए इतनी सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई हों, और वो बच के आ जाए। और फिर उसकी सर्विस को, उसके जॉब को ख़त्म करने की बात की जा रही है, और टर्मिनेशन तो फुल फ्लैश था। देखिए कहाँ रास्ता बना। अपने गुरु पे अगाध श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, वो आपके लिए रास्ता बनाने के लिए हर समय बेताब रहते हैं। 79 में मैंने उन ऑफिसर के साथ काम किया था जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। मैं नया नया आया था तो उनके साथ मैंने बहुत काम किया और उन्होंने मेरे काम को बहुत सराहा। और इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, कहाँ काम आए कि उस टर्मिनेशन ऑर्डर पे उनके साइन होने थे। उन्होंने कहा कॉल दैट ऑफिसर एंड उन हैड टॉक्स विद हिम, उनसे बात कर लें एक बार कि क्या हुआ। तो ये सारा रास्ता किसने बनाया। और जब मैं वापस ऑफिस मैंने ज्वाइन किया तो मेरे क्रेडिट में सारी छुट्टियां खत्म है, मैं विदाउट पे था। मुझे पूरी सैलरी मिली, पूरी बेनिफिट जो होते हैं वो मिले। मेरी सर्विस कंटिन्यू रही, ब्रेक इन नहीं हुआ। ब्रेक इन होता तो बीच में मुझे दिक्कत हो जाती, नई ज्वाइनिंग काउंट की जाती, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलते जब भी मैं रिटायर होता। तो ये सब किसकी देन है, कौन ऐसे करवा सकते हैं, एक ही है,
सिर्फ ओनली वन। उनके रास्ते पे चलिए, उनको मानिए, और उसके बाद तो फिर ऑफिस में पिताश्री ने पीछे मुड़ने नहीं दिया। जब से मैंने ज्वाइन ऑफिस किया था 79 से, मैं कई जगह रहा, भरपूर रेस्पेक्ट मुझे मिली, नीचे से लेकर ऊपर तक। हर व्यक्ति पर्सनल चीज के लेके मेरे पास आता रहा, और मैंने आगे बढ़कर सबको टाइम देता था। हेल्पिंग नेचर जिसको, केयरिंग नेचर, इतनी मैंने इज्जत और मर्यादा के हिसाब से जो मैंने उन लोगों ने मुझे दिया, मैं उन सभी का शुक्रगुजार भी हूँ। और फिर पिताश्री ने मुझे इतना आगे बढ़ा दिया उस काम में, पीछे मुड़ के नहीं दिया। हाँ, उस दौरान मेरे पे, जब मैं छुट्टी पे घर पे था, तो लोगों का आना जाना तांता ऐसे लगा रहता था। खर्चे बहुत थे, खर्चे कभी रुके नहीं। मेरे घर की ज्वेलरी बिक गई, अब जो उम्मीद लेके दरवाजे पे आता था, कभी खाली हाथ लौट के नहीं आया। बेशक मेरे पास 2000 रुपये थे, तो मैंने 1000 उसको दे दिए। आगे पता नहीं होता था। मैंने अपने जो मुझे गजट्स का बड़ा शौक था, वो भी बेच दिए सारे, ज्वेलरी बेच दी, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे, खर्चा मोटा था घर में। और इन बिटवीन मेरे पास सिर्फ 10 रुपये भी थे एक रात को। और मैंने अपने बच्चों को, हमारी जॉइंट फैमिली है, बट मैंने अपने मेरे वैसे तो हमारे 4 बच्चे हैं, 2 हमारे भाई के, वो भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन मैंने अपनी बेटी और बेटे को अपने रूम में बंद करके, हमने रात को, मैंने कहा इस जिंदगी में ना रखा कुछ नहीं है। बहुत शुरू से लेकर अब तक मैंने उनसे, वो सभी देखते थे मुझे काम करते हुए, और हमारी फीलिंग बिल्कुल ऐसी थी। मेरी माँ भी ऐसी थी, मेरे पिताजी भी ऐसी थे, और ये अपने डिवाइन पिताश्री जो हमारे परमात्मा हैं, ये भी इनकी ऐसी आदत है। तो हम लोगों के लिए ही जिए हैं। खूब गालियां खाई हैं, खूब जूते खाए हैं, खूब लोगों ने इमेजिनरी पावर उनकी इस्तेमाल करी है कि ये कैसे हैं, वह कैसे हैं। और हकीकत में अगर आप सामने देखो, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब जेलिसी की भावना से होती है। और जब समाज में और बहुत सारी जगह ऐसी माहौल क्रिएट कर दिया गया, तो मेरा जीवित रहने का मेरा इच्छा नहीं रही। तो मैंने अपने बच्चों से और वाइफ से बोला कि मुझे लगता है, अगर मैं कायर नहीं हूँ, मैं फेस करना जानता हूँ, और इतने टाइम से मैं करता ही आया हूँ, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। क्यों ना हम लोग सुसाइड कर लें। मैंने कहा ये सिर्फ 10 रुपये मेरे पास बचे हुए, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें खिलाने के लिए। तो मेरे बच्चों ने भी बोला ठीक है पापा, वाइफ ने बोला ठीक है, आप जैसे भी करना है, हम भी आपके पीछे, हम कैसे रहेंगे, हम चारों चलते हैं। और हमारा उस दिन हम चारों इकट्ठे सोए, और बिल्कुल ऐसे हो गए कि सुबह हमें दूसरे दिन चले जाना है, और मैं अरेंज करने के चक्कर में हो गया, क्योंकि पैसा एक भी पास में नहीं था। अब बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही थी। तो ऑल ऑफ सडन जिन्होंने हमारे पैसे देने थे, वो कोई सामने आ नहीं रहा था। और मैं कर्जा मैंने किसी से करा हुआ नहीं था, बट अपनी सारी चीज़ें बेच दी थी। अब बेचने के लिए कुछ रह नहीं गया था। और लोगों से मेरी आदत नहीं कि किसी को पैसे वापस मांगो। लेने के लिए लोग तो ऐसे मीठे बन के आते हैं, लेकिन देने के नाम पे तो ऐसे होता है जैसे हम उल्टे कर्जा मांग रहे हो। लेकिन देखो, रास्ता तब भी बना। सेकंड डे ऑल ऑफ सडन किसी ने मेरे 25,000 रुपये देने थे, उस सुबह सुबह आके, भाई साहब आइए 25,000 और हैं। शाम को कुछ और आ गए। और उधर मेरा भाई जापान में, देखो ऐसा होता है जब बुरी चीज़ें आती है। मेरा भाई टोक्यो जापान में था, उसकी भी उस पीरियड जब हमारा वहाँ पे यहाँ संकट चल रहा था, वो भी वहाँ पे जॉब से छूटा हुआ था, उसकी भी जॉब नहीं थी। तो इन लोगों ने वहाँ पे जो काम करते हैं ओवरसीज में, बड़ी एका होता है इनका। इन लोगों ने क्या किया हुआ था वहाँ पे कि एक कमरा सभी ने, एक रूम रेंट पे लिया हुआ था, और जैसे किसी का जॉब नहीं है तो वो वहाँ रहता था। सभी लोग कंट्रीब्यूट करते थे। तो बाद में पता लगा कि मेरा भाई भी जॉबलेस था, उसकी जॉब नहीं थी, और मुसीबत हम पे चारों तरफ से थी। तो इतना बड़ा मैंने जब रिस्क लिया ये कदम उठाने के लिए, लेकिन पिताश्री तो बोलते हैं आत्महत्या महापाप है।
उन्होंने वहाँ भी मुझे रोका कर दिया कि ले बेटा ये चल। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया। मैं बढ़िया अच्छे से, जो पहले ग्रेसफुली नौकरी मेरी जॉब होती थी, जो रेस्पेक्ट थी, कई गुना रेस्पेक्ट बढ़ गई और कई गुना ग्रेसफुली मैंने काम किया, सब उनकी कृपा से। तो इतनी बड़ी चीज़ों से निकालने वाले, आगे बढ़ाने वाले, पल पल समझने वाले, समझाने वाले, पल पल आगे बढ़ाने के लिए, बेशक वो उन दिनों बाद में उन्होंने बताया कि तेरे को मुझे ऐसे करना था, लेकिन हाथ पीछे था उनका। गाड़ी में भी उनका हाथ साथ में था, मुझे नीचे नहीं गिरना दिया, मुझे संभाल के रखा वहाँ पे। तो मेरी तो हमेशा यही है कि पिताश्री हमेशा अपना हाथ ऐसे सहारा देते रहना। और संगत जी, अपने गुरु को फेक पने से नहीं, दिल से प्यार कीजिए, भाव से प्यार कीजिए, लॉजिक मत लगाइए। पिताश्री गुरु जी कहीं भी हैं, किसी भी रूप में करते हैं, अगर हमारा आत्मा या हृदय हमारा खाली होगा, कूड़ा कचरा नहीं होगा, नेगेटिविटी नहीं होगी, किसी के बारे में बुरे ख्याल नहीं होंगे, तो और वो हमेशा हमारी झोली भरते रहेंगे, हमारे अंग संग हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर हम गलत रास्ते पे हैं तो कभी भी नहीं। हम गुरु जी को मानते हैं, वो हमारे पिताश्री हैं। ये मतलब ये नहीं कि हम बुरे काम करते रहें, हर एक संगत के लिए कह रहा हूँ मैं। ये इम्यूनिटी नहीं मिल जाती किसी को भी बुरे काम करने के लिए, अगर हम गुरु जी को मानते हैं। अगर आप सही तरीके से उनको मानते हैं तो उनको भी कहना मानिए, गुरु को मानिए, लेकिन गुरु का कहना भी मानिए। जय गुरु जी।